नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। श्रीमान, जब इस बिल के ऊपर चर्चा चल रही थी तो बहुत से माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया था उस सुझाव में नीति और सिद्धांत पक्ष को लाकर रखा गया था। नीति और सिद्धांत का पक्ष यह था कि हमारे इस देश की रचना समाजवाद पर आधारित है। तो इस देश में क्या यह संभव होगा कि हम उद्योग की प्रगति के लिए उद्योग को व्यक्तिगत पूंजी के रूप में आगे बढ़ने का मौका दें या राष्ट्रीय पूंजी के रूप में बढ़ने का मौका दें? हम समझते हैं कि ये दोनों दिशाएं अभी हमारे भारतवर्ष के लिए लाभप्रद नहीं हैं। अगर पब्लिक सेक्टर में ही हम पूंजी लगा दें और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पूंजी बढ़ाने का या उद्योग के क्षेत्रों में घुसने का अवसर ना दें तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। मगर हमारे बहुत से माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो पूंजी लगी हुई है साधारणतः उन क्षेत्रों में उत्पादन भी नहीं बढ़ा है, लाभ भी नहीं हुआ है और ऐसे क्षेत्र बराबर घाटे में चलते जा रहे हैं। लेकिन उसका मतलब यह होना या उसका मतलब यह लगाया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ उद्योग खड़े ही ना किए जाने चाहिए या उनमें पूंजी का विनियोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग तभी सफल होते हैं जब सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले ऊपर से नीचे तक, डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक, उनके कर्मचारी गण, कार्यकर्ता, उस प्रबंध में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान हो। और अगर उनमें से किसी में भी चरित्र में कमी है तो निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में जो लगाया हुआ धन है उसके परिणाम उतने अच्छे कभी नहीं आ सकते। इसी प्रकार से यदि व्यक्तिगत क्षेत्र में धन लगाने के लिए एक प्रकार से मनाही कर दी जाए या इस प्रकार के कानून बना दिए जाएं जिससे व्यक्ति विशेष उस उद्योग के क्षेत्र में आए नहीं, तो मैं समझता हूँ हमारा देश एक बहुत बड़ी गलती करेगा। इस बिल के विषय में जब कुछ सोच विचार किया जा रहा था तब बहुत सी दूसरी चीज़ों के कानून इस संबंध में आए। बिल मंगवाकर देखे गए, देखने के बाद परिणाम पर पहुँचे कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के प्रश्न हैं उन देशों ने इस समस्या को किसी नीति या किसी सिद्धांत के बल पर उसका हल नहीं किया, किंतु तात्कालिक व्यवहारिक आधार पर तय किया। हमारे सरीखे देश की प्रारंभिक अवस्था में अगर हम केवल समाजवाद की लाइन पर इसका स्वागत करें और इस प्रकार का कानून बना दें तो सार्वजनिक क्षेत्र में चाहे उपलब्धि कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन व्यक्तिगत क्षेत्र में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं अगर वह उद्योगों में अपनी पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जब तक वह पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और इस प्रकार से सारा कानून का आशय पूरे का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया। महोदय, हमारे एक मित्र ने कहा है कि संपत्ति की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है। राज्य सरकार का काम तो सिर्फ शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के सदस्यों को क्या हो गया है।
अगर राज्यों में संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर की रक्षा कैसे होगी? अगर आपका कहना यह है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में राज्य सरकारें अक्षम हैं तो मंत्री महोदय को इस प्रकार का कानून लाने से पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए थे कि सन 1968 से लेकर आज तक अमुक राज्यों की सरकारें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में नाकामयाब रही हैं, इसलिए हमको यह कानून लाना पड़ा है। जो अधिकार केंद्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है, अंततोगत्वा उन अधिकारों का उपयोग सुरक्षा बल और कमांडर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह न्यायपालिका के अधिकारों और पुलिस के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं है? क्या इसके कारण जिन राज्यों में विरोधी पक्ष की सरकारें हैं उनमें और केंद्र सरकार में संघर्ष होने की संभावना नहीं है? अगर आप वास्तव में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको सार्वजनिक उद्योगों में जो दुर्व्यवस्था है उसमें आप मजदूरों को भागीदार बनाते। अगर मजदूरों को प्रबंध में भागीदार बनाया जाता है तो संपत्ति की रक्षा स्वयं हो जाती है। किसी प्रकार से भी मजदूर संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे। लेकिन अभी स्थिति यह है कि मजदूरों पर आपको विश्वास नहीं है। समझ में नहीं आता कि आपकी सरकार अपने आप को समाजवादी सरकार बताती है, सोशलिज्म के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार बताती है और आपको अपने ही देश में रहने वाले मजदूर वर्ग पर विश्वास नहीं है। यह इस बात को साबित करता है कि आप स्वयं सक्षम नहीं हैं। मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए आपके मन में इच्छा नहीं है। अन्यथा एक प्रजातांत्रिक सरकार के नाते आपका यह प्रश्न होना चाहिए था कि हिंदुस्तान में मजदूरों में संबद्धता बढ़े, उनकी यूनियनें फले फूलें ताकि आगे चलकर नक्सलाइट वर्ग यहाँ पैदा ना हो, तोड़ फोड़ करने वाला वर्ग यहाँ पैदा ना हो। उनसे बचने के लिए जरूरी है कि संबद्धता हो। वे कानून और कायदे से अपनी लड़ाई लड़ें, कानून और कायदे से हड़ताल पर जाएं, कायदे से नोटिस दें और बातचीत करें। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं पर आपको विश्वास नहीं है, इसीलिए आपने इस प्रकार के कानून का अधिकार लेकर एक प्रकार से राज्य सरकारों और न्यायपालिका के अधिकारों पर अतिक्रमण किया है। मान्यवर, हमारे माननीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने जवाब देते हुए वॉच एंड वार्ड शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि केवल मूक दर्शक नहीं रह सकता है। मैं समझता हूं कि कायदे से अगर कहीं पर अपराध होता है तो किसी भी आदमी को मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को साधारणतया इस देश में गिरफ्तार करने का अधिकार है। उसके सामने अगर कोई चोरी करे तो उसे पकड़कर सौंपे। महोदया, इस विनियोग विधेयक में 2 अरब 80 करोड़ हमने अनाज एवं खाद की खरीद के लिए रखा है। यह बहुत दुख की बात है। जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उनके लिए लज्जा की बात है कि इतना रुपया बाहर भेजने के बाद भी प्रतिवर्ष हम अनाज मंगाते रहते हैं और खाद को भी हम आयात करते रहते हैं। इस वर्ष जब यह संभावना थी कि हमारे देश में खाद की बहुत सी उत्पादन समस्याएं बन गई हैं और उनके द्वारा स्थान स्थान पर सिंदरी आदि स्थानों पर खाद का उत्पादन हो रहा है, तो हमें यह कल्पना करनी चाहिए थी कि हमारे देश में खाद इतनी सुलभ, इतनी सस्ती और हर किसान के घर में जाने वाली हो जाएगी कि इससे हम खाद की समस्या सुलझा सकेंगे। लेकिन खाद की समस्या सुलझने की बात तो अलग रही, खाद के बारे में हम और टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। अभी हमारे
कृषि मंत्रालय की तरफ से सारे भारतवर्ष के राज्यों के किसानों को हरित क्रांति के अंतर्गत एक लुभावना, दूर से अच्छा दिखने वाला कागज फेंका गया और उसमें यह बताया गया कि शंकर मिश्रा जो बीज है गेहूं का सोनारा या मैक्सिको, उसको कोई किसान बो दे तो वह किसान 100 गुने तक प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इसके विषय में अनुसंधान हुआ और हम यह निवेदन करते हैं कि यह जो बात है यह बिल्कुल असफल हुई है। मध्य प्रदेश के बहुत से किसान एक एक दो दो बीघे के किसान नहीं हैं। एक एक दो दो बीघे के जो किसान हैं, अगर उन्हें सोनारा या मैक्सिको तरह के बीज दिए जाएं तो संभव है कि वे 1 किलो से लेकर 50 किलो तक, 100 किलो तक पैदा कर सकते हैं। स्टॉप।